Okay, ji. In mechanics, we were doing the Walaikum Assalam, forces and equilibrium. वालेकुम अस्सलाम। और कल वाला लेक्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने कुछ फोर्सेस डिस्कस की थी। So just a quick review of those forces. वेट फोर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं and its direction is always vertically downward, whether it's inclined plane or horizontal plane. There are two contact forces. One is normal contact force. Normal contact force is basically normal reaction force, represent होता है R से, and its direction is always perpendicular to the surface. Always perpendicular to the surface. Friction force is the opposing force due to the rough surface, and its direction is always opposite to the direction of motion or opposite to the intent of motion. And ये हमेशा प्लेन के पैरेलल होती है, और इस डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट टू मोशन और ऑपोजिट टू द इंटेंट ऑफ मोशन. Limiting friction is equal to mu r, where mu is the coefficient of friction, r is normal contact force. जब आपका ऑब्जेक्ट इस स्टेज पे होता है कि उसको हम थोड़ी सी फोर्स ज्यादा या कम करने से इट विल स्टार्ट मूविंग. So mean वो stage when the object is about to move, about to slide, about to slip. So that stage of equilibrium is called limiting equilibrium, and the friction at that time is limiting friction. Then tension T force is always acting along the string, along the wire, along the rope, and all the strings, wire and rope should be taut. और इसकी डायरेक्शन हमेशा away from the point of observation, away from the object, away from the reference point होगी. So ये टेंशन वगैरह सब कुछ अब एक क्वेश्चन में यूज होंगे. तो एक काम जो हम बहुत ज्यादा क्या करेंगे, अब क्योंकि हम टॉपिक हमारा चल रहा है इक्विलिब्रियम, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, इट मींस sum of all horizontal forces will be, what will be the sum of all horizontal forces? 0. And what will be the sum of all vertical forces? It will be 0. Sum of all horizontal forces को हम यूं भी लिख सकते हैं कि right forces are equal to left forces upward forces are equal to downward forces. वालेकुम अस्सलाम. मीन अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक ये फोर्स एक्ट कर रही है F1, which is acting at an angle theta. This is the weight which is always acting vertically downward. This is normal contact force. Say this is a force F, you can say friction.
अगर मैं आपको ये बताऊं कि अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, सो व्हाट आर द टू इक्वेशंस यू कैन मेक? अगर मैं आपको बताऊं कि अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेस द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, सो आप टू इक्वेशंस बनाइए। मीन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट वाली जो इक्वेशन है, और हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन और एक वर्टिकल फोर्सेस के लिए इक्वेशन बनाइए। ये स्टार्ट करें। सर आप एक सेकंड पीछे चले जाते हैं। जी बताइए समीर, आपकी टू इक्वेशंस आ गई? सर मैंने अभी F1 रिजॉल्व किया ऑलमोस्ट लाइक 2 मिनट्स से। सॉरी। जरा जी पीछे आ सकते हैं तब पीछे कहाँ जाना है? सर, जो प्रीवियस अच्छा इधर पीछे। ठीक है सर, थैंक यू। इस क्वेश्चन में ये था कि सब फोर्सेस लेबल हुई हैं। आप मुझे जस्ट, मैंने आपको ये मेंशन कर दिया था कि ये इक्विलिब्रियम में है। आप टू इक्वेशंस बताइए क्या है, एक हॉरिजॉन्टल के लिए और एक वर्टिकल के लिए। सो टू इक्वेशंस क्या बनेगी? वर्टिकल फोर्सेस मीन हॉरिजॉन्टल के लिए राइट फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट, और वर्टिकल के लिए अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। लेकिन ये इक्वेशन लिखने से पहले एक टास्क हमें करना पड़ेगा, और वो कौन सा टास्क है? यस, रिजॉल्व करना है। सब फोर्सेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होनी चाहिए। सो प्रॉब्लम है इस F1 फोर्स का, विच इज एक्टिंग एट एन एंगल। तो इस F1 को रिजॉल्व कीजिए। रिजॉल्व कैसे करते हैं? कुछ बोला? रिजॉल्व कैसे करते हैं? हम इसकी टेल से स्टार्ट करेंगे टूवर्ड्स राइट एंड देन टूवर्ड्स अपवर्ड, और एंगल के ऑपोजिट हमेशा क्या होता है? साइन। सो दिस इज F1 साइन थीटा एंड दिस इज F1 cos थीटा। एंगल के ऑपोजिट हमेशा साइन होता है, एंगल के एडजेसेंट इज ऑलवेज cos। सो क्या अब फोर्स बन जाएंगी इक्वेशन? क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि दिस इज इन इक्विलिब्रियम। सो बताइए, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के बारे में लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मीन मरियम राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। तो बताइए इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? F1 cos theta is equal to F, so this is one equation। और वर्टिकल इक्वेशन क्या बनेगी? ओके, प्लस R। सो अपवर्ड फोर्सेस टू हैं। एक अपवर्ड फोर्स है F1 sin थीटा एंड द अदर अपवर्ड फोर्स इज R।
is equal to downward force or forces, and there is only one downward force, which is W. ठीक हो गया? ओके, क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि असल इम्प्रूवमेंट उसी से आएगी। वैसे तो ऐसा करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे डिस्कस कर लेते हैं कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर फोर्सेस हुई, सो इंक्लाइन प्लेन, अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन हुआ, इस पे कुछ फोर्सेस मैं आपको बता देता हूं कि दिस इज अ फोर्स। इंक्लाइन प्लेन पे या कोई भी प्लेन हो, वेट की डायरेक्शन इज ऑलवेज डाउनवर्ड। सपोज ये इंक्लाइन प्लेन इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, सो वेट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो सबसे पहले अब आपकी जितनी भी फोर्सेस हैं इलियास, आपकी सब फोर्सेस अब इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। All the forces should be parallel to this inclined plane and perpendicular to the inclined plane. So अब आप बताइए, क्या वेट पैरेलल या परपेंडिकुलर है? So अगर वेट पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम वेट को रिजॉल्व करेंगे। अब वेट को रिजॉल्व कैसे करेंगे? इसकी टेल से स्टार्ट करना है टूवर्ड्स हेड। सो एक ऑप्शन ये है कि आप इधर से आए और फिर इस तरफ आ जाएं, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। और द अदर ऑप्शन इज, जो मैं यूज किया करूंगा, कि फर्स्ट इसकी टेल से स्टार्ट करें, परपेंडिकुलरली आए, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड देन अब उस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल दिस वन। सो ये मेरे वेट फोर्स को रिजॉल्व करना होगा हमेशा ऐसे। अब मुझे अगर रिजॉल्व करना है, तो इस ट्राइंगल के अंदर आई शुड नो द एंगल। क्या आप बता सकते हैं कि ये एंगल, व्हाट इज दिस एंगल? ये भी थीटा होगा, ऐसे ही अहमद? कैसे? जी, ये एंगल थीटा कैसे, जरा सुनिएगा। सपोज कर लेते थोड़ी देर के लिए, थीटा है 30 डिग्री, और ये क्या है? अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये एंगल क्या हुआ? 90। अगर ये 90 है, तो इस ट्राइंगल में फिर ये एंगल क्या हुआ? 60 बन गया। इसका मतलब ऐसे ही है ना, ये जो ट्राइंगल है दिस वन, इस ट्राइंगल में फिर ये थर्ड एंगल 60 डिग्री आपके पास आ गया। अब अगर ये एंगल 60 है, सो ये फुल 90 है, ये फुल 90 है, तो 90 माइनस 60 क्या आएगा? 30। मीन ये एंगल क्या बन जाएगा? 30। ठीक हो गया अहमद? सो ये नेक्स्ट टाइम हम ये सारी वर्किंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो एंगल यहाँ होगा हम उसको कहेंगे कि दिस एंगल इज द सेम। सो अगर वो 30 है, तो ये भी क्या होगा? 30 है। सो इसमें वो एंगल था थीटा, सो इट मीन दिस एंगल इज थीटा। और अगर ये एंगल थीटा है, तो इट मींस ऑपोजिट टू एंगल, दिस विल बी W sin theta and this is W cos theta. सपोज कुछ फोर्सेस और हैं जो इसमें लेबल हुई हुई हैं। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सपोज दिस इज द फ्रिक्शन F. So these are the suppose forces, ये फोर्सेस हैं, एंड द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। अगेन केस क्या है? इक्विलिब्रियम वाला। अगर ये इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द प्लेन, ये है पैरेलल टू द प्लेन। वो फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी। पैरेलल टू द प्लेन मीन अप द प्लेन विल बी इक्वल टू डाउन द प्लेन। जी, यहां से बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? सर अप ये द एफ प्लेन समझा फोर्सेस, दिए, ऊपर कैसे है सर? नहीं देखिए, ये एफ क्वेश्चन में मैंने दिया है, वैसे तो आप लेबल किया करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया एफ है, कि मैं ये केस ले रहा हूं कि सपोज के द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव डाउनवर्ड।
सो ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं इसमें मेरा एक्सप्लेन करने का एक पर्पस डब्ल्यू था कि डब्ल्यू को आप कैसे रिजॉल्व करेंगे। बाकी फोर्सेस सपोज क्वेश्चन में गिवन है, मैं सिर्फ ये चेक करना चाहता हूँ कि आप इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे या नहीं। ठीक है सर। चलिए जी बताइए, टू इक्वेशंस क्या बनेगी। इजलाल आप ही बताइए, पैरेलल टू द प्लेन इक्वेशन क्या बनेगी। सर F इज इक्वल टू W साइन थीटा। जी, F is equal to parallel to the plane mean up the plane the force is F and down the plane the force is W sin theta. So up the plane and down the plane forces are equal, so F is equal to W sin theta. And perpendicular to the plane, ये जो मैं सिंबल डाल रहा हूँ perpendicular to the plane के लिए या parallel के लिए ये जरूरी नहीं, जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। So perpendicular to the plane क्या बनेगा, the forces are equal mean R is equal to W cos theta. देखिए थ्रू आउट इस चैप्टर में अब क्या होने वाला है कि आप अपनी जो डायग्राम होगी उसको फुली फोर्सेस के साथ लेबल करेंगे। जब आपकी फोर्सेस सारी लेबल हो जाएंगी, आपने अगर कोई फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही है तो उसको आपने रिजॉल्व करना है। तो जब आप रिजॉल्व कर लेंगे, सब फोर्सेस लेबल कर चुकेंगे, उसके बाद सिंपली केस होगा इक्विलिब्रियम। सो अगर केस होगा इक्विलिब्रियम का तो आप क्या करेंगे, अप द आप पैरेलल फोर्सेस में राइट इज इक्वल टू लेफ्ट एंड अप इज इक्वल टू डाउन करेंगे तो टू इक्वेशन बन जाएगी। वो जो टू इक्वेशंस बनेगी, ऐसा पॉसिबल है कि जो आपको रिक्वायर्ड आंसर है वो डायरेक्ट मिल जाए, और ये भी पॉसिबल है कि आपको उन टू इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके कुछ फाइंड करना पड़ेगा। यही टू इक्वेशन हमेशा बनेगी। इसके अलावा एक तीसरी इक्वेशन बन सकती है और वो क्या है, F इज इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू आर। इन्हीं में आपका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन देखिएगा ऐसे ही होगा। लेट्स सी, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ सर। पूछ लें। सर मगर ये चैप्टर रिलेटेड नहीं है। नहीं पूछें। ओके जी, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वन ऑफ दिस। A small ring of mass 0.8 kg। अगर आप फोर्सेस अच्छी तरह लेवल करते हैं तो ये चैप्टर 2, 3 और आगे वाले भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहली बात उसने कहा अ स्मॉल रिंग ऑफ मास 0.8 kg। सो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रिंग का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, कितना, 8 न्यूटन, वो लेबल कर दीजिए। डन। थ्रेडेड ऑन अ रफ रॉड, ये रफ रॉड का मतलब क्या है कि इसमें फ्रिक्शन होगी, रफ रॉड फ्रिक्शन होगी। द रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम मीन चैप्टर 2। एक्टेड ऑन बाय अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 7 न्यूटन, ये एक 7 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही है। पुलिंग अपवर्ड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, सी द डायग्राम। Show that normal component of the contact force acting on the ring has magnitude 3.05 Newton. So क्या करेंगे, आप सब फोर्सेस रिजॉल्व करें। R फाइंड करना है ना, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स R होता है। सो आप सब फोर्सेस लेबल कर लीजिए। सो सबसे पहले आप क्या फोर्स कर लेबल करेंगे, R। R is always perpendicular to the plane, this is R। 7 न्यूटन फोर्स को आप रिजॉल्व कर लीजिए। रिजॉल्व करेंगे क्योंकि ये एंगल पे एक्ट कर रही है। स्टार्ट करेंगे हम टेल से एंड विल मूव टूवर्ड्स हेड। सो एंगल के ऑपोजिट 7 sin 45 और एंगल के साथ एडजेसेंट 7 cos 45। कौन सी फोर्स है जो अभी लेवल नहीं हुई,
फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द प्लेन होती है। बताइए फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट है या लेफ्ट है? जी, लेफ्ट और राइट। समीन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन लेफ्ट और राइट? Sir, left? वाई? Sir, we're talking across the बिल्कुल लेफ्ट है, लेकिन क्यों? 7 Newton वाले प्लेन की हम बात कर रहे हैं। एक 7 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स राइट अप्लाई हो रही है, जो उस ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रही है टुवर्ड्स राइट। सो इंटेंशन ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स राइट, सो इट मींस द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट। जब आपको लगे कि सारी फोर्सेस लेबल हो चुकी हैं और ये भी उसने बता दिया कि इक्विलिब्रियम में है, तो अब आप क्या कीजिए, अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। हमें तो आर फाइंड करना है, तो आर के लिए हमें वर्टिकल फोर्सेस देनी चाहिए हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल फोर्सेस में आर इन्वॉल्व हो रहा है। सो बताइए वर्टिकल फोर्सेस के लिए इक्वेशन मरियम क्या बनेगी? अपवर्ड फोर्स बताइए क्या है? आर, दूसरी 7 sin 45, these are the two upward forces, right? Is equal to downward forces. What's a downward force? 8. So आप इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए और आर आ जाए। कैलकुलेटर यूज करें, आंसर आ जाएगा। सर जी, सर हम इसको पहले 5 सिग्निफिकेंट फिगर से लिखें या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर से की? 5 लिख के फिर करेक्ट टू 3 ये क्वेश्चन प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जिसमें प्रूव करने के लिए कहा जाता है उसमें वर्किंग आप मैक्सिमम शो करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट 3.05 नहीं लिखना, क्योंकि इसमें तो आंसर दिया हुआ है। ये तो आप डायरेक्ट, आप में से हो सकता है कोई 3.05 लिख दे, तो एग्जामिनर को बताएं कि आपने कैलकुलेटर यूज किया है और फिर आंसर का कुछ सिग्निफिकेंट फिगर ये बन रहा है। और ये एग्जामिनर को कैसे बताएंगे कि आपने कैलकुलेटर खुद यूज किया और पता चला है? आपने डायरेक्ट आंसर कॉपी नहीं कर लिया, पहले आप 5 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर कॉपी कीजिए। यहाँ पे वो क्या बनता है? 3.0502 सर 0502 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर में इट विल बिकम 3.05। सो प्रूव हो गया कि R इज 3.05। सो ये हमने ले ली हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब आगे क्वेश्चन है, द रिंग इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू फाइंड करना है। अगर म्यू फाइंड करना है तो वो किस इक्वेशन से आएगा? F इज इक्वल टू म्यू आर से। तो अगर म्यू फाइंड करें देन वी शुड हैव F एंड वी शुड हैव R। R तो हम फाइंड कर चुके हैं, F कहां से आएगा? पहले आपने वर्टिकल फोर्सेस ली, अब आप ले लीजिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जी हादी बताइए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? सर राइटवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू लेफ्ट फोर्स। जी बताइए इक्वेशन क्या बनेगी? सर F इक्वल्स 7 cos 45। F is equal to 7 cos 45. So now we have F and also we have R. So mu is equal to F over R. So mu is equal to F is 7 cos 45 and R is 3.05. So the value of mu is 1.62. So the coefficient of friction is 1.62. So इस कंप्लीट क्वेश्चन में क्या हमने किया, अगर देखें तो हमने एक इक्वेशन बनाई वर्टिकल फोर्सेस के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में था तो वर्टिकल मीन हमने पहले रिजॉल्व किया, सारी फोर्सेस लेबल किए, रिजॉल्व किया, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड एक इक्वेशन, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट दूसरी इक्वेशन, और तीसरी इक्वेशन F इज इक्वल टू म्यू आर। वो हर क्वेश्चन में नहीं यूज होगी, किसी किसी क्वेश्चन में यूज होगी। सो फोर्सेस अच्छी तरह लेबल करें, रिजॉल्व करें। इक्विलिब्रियम वाला केस है तो आप
इक्विलिब्रियम वाला केस नेट फोर्सेस का सम 0 मीन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, अप इज इक्वल डाउन करें क्वेश्चन हो जाएगा। सर ये म्यू आर तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना? म्यू आर लिमिटिंग फ्रिक्शन है बिल्कुल। लेकिन सर ये एफ तो फिर फ्रिक्शन नहीं है सिर्फ। देखें जब आपकी फ्रिक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है, मैंने आपको बताया था, और यही जो एफ है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव होता है। वही फ्रिक्शन बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाती है। तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की तो डायरेक्शन वही है, उसको मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया। अगर आप उसको एफ एल आई एम साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जहां पे मैं फ्रिक्शन लिखूंगा और अगर वो केस हुआ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हुआ या ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू मूव, तो वो जो फ्रिक्शन होगी वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। हाँ, जब रेस्ट पे हो और वो आपको बताए ना कि ये अबाउट टू मूव है, यानी तो उस वक्त जो फ्रिक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। तो अदरवाइज यहाँ पे मैं ये एफ जहाँ लेबल कर रहा हूँ वो फ्रिक्शन ही है, और उस केस में जो अगर लिमिटिंग हुई तो मैं उसको एफ को लिमिटिंग, वो एफ बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन को शो कर रहा हूँ। उसके लिए मैं अलग नहीं लिख रहा हूँ एल लिमिटिंग या म्यू आर। ओके जी, क्वेश्चन 4 देखिए। A and B are fixed points of a vertical wall with A vertically above B. A particle P of mass 0.7 kg is attached to A by a light inextensible string of length 3 meter. P is also attached to B by a light inextensible string of length 2.5 meter. P is maintained in equilibrium at a distance of 2.4 meter from the wall by a horizontal force of magnitude 10 Newton. Acting on P, both strings are taut and the 10 Newton force acts in the plane APB, which is perpendicular to the wall. Find the tensions in the strings. Again, task हमारा क्या है? फोर्सेस लेबल करना। 6 मार्क्स। अगर फोर्सेस में से कोई एक फोर्स भी अच्छी तरह लेबल ना हुई, इस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ ना कि P इज इन इक्विलिब्रियम, ऐसा ही है। आपने P पे सब फोर्सेस को लेबल करना है। मुझे ये बताइए, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, दोनों में टेंशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? देखिए टेंशन सेम, अगर सेम स्ट्रिंग होती तो सेम टेंशन, स्ट्रिंग डिफरेंट मीन टेंशन डिफरेंट। या अगर मिडिल में कहीं जॉइंट भी आ जाए, अगर मिडिल में कहीं जॉइंट भी आ जाए कोई, तो फिर भी आपकी टेंशन सेम हो सकती है। मीन जिसका पुली सॉरी, अगर मिडिल में जॉइंट आ जाए तो टेंशन इज टोटली डिफरेंट। लेकिन अगर पुली वाला कोई केस आ जाए, वो पुली वाला केस मैं अलग डिस्कस करूंगा अभी, बस कि इसी पुली से रोल होकर दूसरी साइड पे टेंशन आ जाए, तो यहाँ टेंशन और दोनों में टेंशन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग डिफरेंट, टेंशन डिफरेंट। या अगर कहीं मिडिल में कोई जॉइंट आ जाता है सेम स्ट्रिंग भी होने के बाद, फिर भी टेंशन क्या होगी? डिफरेंट होगी। और इन टू में तो हमें पता है कि डिफरेंट है, क्योंकि उसने क्वेश्चन नहीं कह दिया फाइंड द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स, तो उससे पता चल रहा है कि दोनों में डिफरेंट है। सो बताइए पी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेज जो कि मैंने लेबल करनी है? अहमद, पी का वेट क्या गिवन है? आपका पी का कोई वेट गिवन? 0.7 kg वेट गिवन है जी, 0.7। सो आप पी का वेट गिवन है 0.7 मीन 7 न्यूटन, बिल्कुल लेबल हो गया। और बताइए क्या लेबल करूं? डायरेक्शन ऑफ टेंशन, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में टेंशन होगी। बताइए इसकी डायरेक्शन ऑफ टेंशन क्या होगी? अलोंग द स्ट्रिंग तो है, क्या दिस वन और दिस वन, विच वन इज करेक्ट? टेंशन की डायरेक्शन हमेशा होती है अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। हमारा रेफरेंस पॉइंट इस टाइम क्या चल रहा है?
हम सारी फोर्सेस P के मुताबिक कर रहे हैं, सो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P है। सो अवे फ्रॉम P मीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, इसको आप TA कह दें। और इसमें टेंशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? अगेन अवे फ्रॉम P, इसको आप कह दें TB। कोई फोर्स मिसिंग है क्या अहमद? कोई फोर्स मिसिंग है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स R तब होती है जब ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो। ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, टेबल पे हो, रॉड के साथ हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स नहीं है। और जब फ्रिक्शन कब होती है? वो भी सरफेस जब होती है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों कांटेक्ट फोर्सेज हैं। फ्रिक्शन फोर्स तो किसी सरफेस में होगी, यहाँ सरफेस P किसी भी सरफेस के साथ अटैच नहीं है। सो नो फ्रिक्शन फोर्स, नो कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि P किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है। चलिए फोर्सेस सब लेबल हो चुकी हैं। अब इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप इज कि इन दोनों फोर्सेस जो टेंशन A और टेंशन B है उनको रिजॉल्व करना है। चले रिजॉल्व करते हैं। तो पहले टेंशन A को रिजॉल्व करते हैं। मीन टेल से स्टार्ट किया, इधर और इधर। डायरेक्शन जरूर डालिएगा। इसी तरह टेंशन B को रिजॉल्व करें किसी डिफरेंट कलर से। डायरेक्शन जरूर डालिएगा प्लीज। हम टेल से स्टार्ट कर रहे हैं और हेड की तरफ, तो जो डायरेक्शन में ड्रॉ कर उसी तरह ही साथ एंगल एरो आ रहा है। ओके जी, अब एंगल्स का प्रॉब्लम है, एंगल नहीं पता। अब ये एंगल का प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए एंगल कैसे फाइंड करेंगे आप? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जरा सुनिएगा, जो कि अब आगे थ्रू आउट चलेगी। ये एंगल है, सपोज इसको ये एंगल में फाइंड करना चाहता हूं, और ये एंगल है थीटा, और इधर से ये एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। सपोज दिस एंगल इज, इसको नाम दे दें अल्फा, या उसको थीटा 1 थीटा 2 कह दें। बताइए थीटा किस रेशियो से फाइंड करें? कॉज रेशियो से कर लूं। कॉज रेशियो इज कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस 2.4/3। क्या आया? क्या आया? 36.9। ये काम नहीं करना हमने जो इन्होंने किया है। हमने थीटा नहीं फाइंड करना। थीटा 36.9 आपने फाइंड कर लिया तो आगे कैलकुलेशन आपकी बहुत मुश्किल हो जाए। आप बस जस्ट कॉस थीटा ही फाइंड करें, जो कि आपने कर लिया है। 2.4/3 कितना बनता है? कॉस थीटा इज 0.8। सो बस एक आपको बेसिकली चाहिए कॉस थीटा, आपको थीटा नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप रिजॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे TA साइन थीटा, TA कॉस थीटा, तो जहां कॉस थीटा होगा कंप्लीटली 0.8 लिख देंगे। अगर आपने थीटा फाइंड कर लिया 36.9 आएगा, वो नॉन एग्जैक्ट आंसर आएगा। आगे इक्वेशंस आपकी 2 बनेगी, हो सकता है आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़े, और अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ा तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी और आंसर भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। सो हमने कॉस थीटा कर लिया। अब साइन थीटा फाइंड करने के कोई मुझे मेथड बताइए। कॉस थीटा तो आ गया, साइन थीटा कैसे फाइंड करूं? ये जो कॉस थीटा और साइन थीटा बता रहा हूँ, ये इस फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसके बाद मैं डायरेक्ट लिखता रहूंगा। बताइए साइन थीटा कैसे फाइंड करें? जी अहमद बता रहे हैं एक मेथड के पाइथागोरस थ्योरम से कर रहे हैं। मतलब क्या
कि आपको 3 मीटर पता है, 2.4 पता है, तो आप ये फाइंड कर लें पाइथागोरस थ्योरम से। जब वो आ जाएगा तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस लगा लेंगे। ठीक हो गया? ये एक मेथड है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई और मेथड? आप लोगों ने P1 कुछ ना कुछ याद होगी, मैं ट्रिग्नोमेट्री आप लोग करेंगे वैसे। आपने वहां पे एक ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी पढ़ते हैं इनफैक्ट, इज इक्वल टू 1। यहां से बताइए व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो मैं ये यूज किया करूंगा कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो यहां से बनेगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, क्या है 0 पॉइंट, यूज कीजिए कैलकुलेटर। तो साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 0.6। ये इतना लंबा स्टेप नेक्स्ट टाइम आप नहीं किया करें, आपने डायरेक्ट ये स्टेप्स नहीं लिखने हैं, आपने डायरेक्ट में लिखते हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस 0.8 स्क्वायर, तो 0.6 आ जाएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा क्लियर है कैसे किया हमने? तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 0.6। ओके, आप बताइए व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस अल्फा बताइए इस ट्राइंगल में से, बेस ओवर हाइपोटेनस मीन 2.4 ओवर 2.5। ये 2.4 ओवर 2.5 कितना बनता है? 0.96। चले आप बताइए व्हाट इज इफ कॉस अल्फा इज दिस, व्हाट इज साइन अल्फा? यूज योर कैलकुलेटर। साइन अल्फा इज, अब लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस 0.96 स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस 0.96 स्क्वायर क्या आ रहा है? 0.28। सो ये कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस अल्फा, साइन अल्फा हमारे पास आ चुके हैं। सो ये नेक्स्ट टाइम हमें इतनी ज्यादा वर्किंग नहीं चाहिए होगी, ये आपको एक तो मैंने मेथड बता दिया, ये बार बार हम नहीं किया करेंगे। चलें जी, अब आपके पास हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। रिजॉल्व हम कर चुके हैं, एंगल के ऑपोजिट क्या होगा? साइन। सो दिस इज टी ए साइन थीटा, दिस इज टी ए कॉस थीटा, और दूसरे टी बी को भी हमने रिजॉल्व किया है, दिस इज टी बी साइन अल्फा, दिस इज टी बी कॉस अल्फा। ओके जी, डायग्राम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, केस है ये इक्विलिब्रियम का। अब आप डायरेक्ट लिखिए राइट फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट। बताइए राइट फोर्स इज इक्वल टू लेफ्ट, क्या इक्वेशन बनेगी? क्या इक्वेशन बनेगी भाई? टी ए कॉस थीटा प्लस टी बी कॉस अल्फा, ये है फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट, इज इक्वल टू 10। ऐसे ही मरियम समझ आ रही है? नाउ व्हाट इज cos थीटा एंड cos अल्फा? आपके पास है cos थीटा इज 0.8 एंड cos अल्फा इज 0.96। सो आपके पास बना 0.8 टी ए प्लस 0.96 टी बी
इज इक्वल टू 10। ये एक इक्वेशन बन गई। अब बनाइए दूसरी इक्वेशन वर्टिकल। वर्टिकल के लिए इक्वेशन बताइए मरियम। यस, अपवर्ड फोर्स है टी ए साइन थीटा इज इक्वल टू, देयर आर टू डाउनवर्ड फोर्सेस, एक टी बी साइन अल्फा प्लस 7, और अगेन साइन थीटा की वैल्यू 0.6 यूज कीजिए आप। मीन साइन थीटा इज 0.6, so 0.6 TA is equal to sin alpha is 0.28, 0.28 TB plus 7। सो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। इन टू इक्वेशन में कितने अननोन हैं? 2 अननोन्स, और ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। इन 2 लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपके पास टेंशन इन द स्ट्रेंग AP आ जाएगा और टेंशन इन द स्ट्रेंग BP आ जाएगा। सो रिपीट करते हैं, क्या किया हम? सब फोर्सेस लेबल की, सब फोर्सेस रिजॉल्व की, राइट इज इक्वल टू लेफ्ट, अप इज इक्वल डाउन किया, क्वेश्चन हो जाएगा। मैं वर्कशीट सेंड करूंगा, ये कुछ क्वेश्चन मेंशन करूंगा, वो आपने अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।